we are bringing a very good series for you. This series is pertaining to HPS मेंस एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन के अंदर जिस प्रकार से पिछले 4 साल में हम देखते हैं कि कमीशन ने पूरी तरीके से मेंस को चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है और यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट को टो कर रहा है। कि अगर हम देखते हैं यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर होते हैं, उसी प्रकार हिमाचल कमीशन ने भी 3 जीएस के पेपर डाले हैं जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। ये रिफॉर्म्स जो है 4 साल पहले ही इंप्लीमेंट हुए हैं। इस तरीके से जब जीएस को पूछा जाता है तो हम देखते हैं जीएस का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया, स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल हो गया है और धीरे धीरे और हर साल ग्रेजुअली लेवल और बढ़ता जा रहा है। तो इसी में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की अब काफी ज्यादा जरूरत होती है, जो शायद आज से 3-4 साल पहले जिन लोगों ने तैयारी करी है उनके दौर पे नहीं होती थी। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि जो लोग अब नए वाले पैटर्न के मुताबिक तैयारी करेंगे तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ब्राइट हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग पे उनका फोकस रहेगा। तो आज की डेट में अगर मेंस एग्जामिनेशन हम लोगों ने क्वालिफाई करना है तो की इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे फीडबैक लोगे, जितने अच्छे चेंजेस लाओगे अपने अंदर, रेक्टिफिकेशन करोगे, उतने ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि आपका पेपर बहुत कम समय में क्लियर हो जाता है। उसी तहत हमने जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे भी आपके लिए इतनी सारी यूट्यूब पे फ्री सीरीज स्टार्ट करी थी, चाहे वो हिमाचल जी के रिवीजन एमसीक्यू की फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से कमीशन रिफॉर्म कर रहा है और लगातार अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा है। जैसा इस साल पेपर आया था वो बहुत एक्सपेक्टेड लाइन में था कि पेपर कैन गो स्टेटमेंट वाइज, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा फैक्चुअल, और पेपर कुल मिला के कठिन हो सकता था और हुआ भी है। तो ये शायद हम लोगों को थोड़ा एंटिसिपेशन भी था, इसलिए हम यूट्यूब पे डिफरेंट सेशंस आप लोगों के साथ कर रहे थे, चाहे फ्री यूट्यूब पे कंप्लीट सीसेट रिवीजन की फॉर्मेट में है, हिमाचल जीके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से है। उसी सीरीज के तहत अब मेंस एग्जामिनेशन में मॉर्निंग में सुबह 10 बजे हम लोग 1 क्वेश्चन अ डे का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्किल को थोड़ा सा तराशा जाए, हॉन किया जाए। और हम अगले 2.5 महीने तक, जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं होता, डेली एक क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन 70 से 75 सवाल अगले 2.5 महीने में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मॉर्निंग 10 बजे वाले स्लॉट में। पूरे ही नए सवाल हैं, करंट अफेयर के साथ लिंक्ड होंगे, उस प्रकार के सवाल हैं। सेम उसी को बैकिंग करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो हमें पता चलता है कि रिपीटिशन काफी होता है मेंस के क्वेश्चंस को लेके। तो अगर हम देखें 20 से 30% पेपर जनरली रिपीटेड होता है, जो सवाल आ चुके हैं वही सवाल किसी ना किसी रूप के अंदर फिर से पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी अच्छे से कवर करके जाए तो आप ये मान के चले 30 to 40% पेपर आपके लिखे हुए सवालों में से आएगा। तो अगर आप उतना भी कर जाते हैं तो आप एक डिसेंट स्कोर में पहुंच सकते हैं, आप एक रैंक के करीब पहुंच सकते हैं। तो इसी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए हमने इस साल जिन लोगों ने मेंस लिखना है, जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। जो आगे के लिए भी तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उन लोगों को भी आंसर राइटिंग स्किल आज से ही डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि द थिंग इज वेरी सिंपल, हम बार बार बोलते हैं हमारे सारे कोर्सेज के अंदर भी कि ये प्रोसेस ड्रिवन कोर्स है। प्रोसेस ड्रिवन का मतलब है कि इसमें अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। कि अगर हमें इनिशियली प्रीलिम्स के इनिशियल लेवल पे हमें लगता है 8-9 महीना केवल फाउंडेशनल स्टेज है, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद आती है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है। अगर नॉलेज ही चेक करने वाली होती तो जिन्होंने 10 साल से तैयारी करी है, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम में, उन लोगों का फर्स्ट रैंक आ जाता। तो ये नॉलेज का पेपर नहीं है, क्लैरिटी का पेपर है, स्ट्रेटेजिकली चीजों को अप्रोच करने का पेपर है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं गो थ्रू द सिलेबस एंड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनके तहत आपको ये पता चलेगा इस पेपर को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे क्लियर किया जाए। उसी तहत मैं आपको आज ये बता रहा हूं, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी से सारे लोग घबराते हैं। बहुत सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी, लेकिन उसके बाद भी ज्योग्राफी में स्कोर नहीं आ पाता, क्योंकि शायद हम पेपर के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से पेपर सेट हो रहा है और किस तरह से आज तक पेपर पूछा गया है। तो उसके अनुसार क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं होती तो हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, रैंडमनेस के साथ तैयारी करते हैं। तैयारी बहुत ज्यादा हैपहैजर्ड है, उसकी वजह से हम देखते हैं एफर्ट तो बहुत मार रहे, लेकिन उन एफर्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे मार्क्स नहीं आते।
तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आपके एफर्ट के करस्पॉन्डिंग हमेशा आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। तो यही स्मार्टनेस है और यही टाइम की बचत है। इसलिए कुछ लोग 1 साल में पेपर को क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग 8 साल में पेपर को क्वालिफाई करते हैं। केवल अप्रोच में फर्क है और पर्सपेक्टिव में फर्क है। तो इसी तहत जैसे ज्योग्राफी को हम बोला जाए, प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी में आपको बार बार बोलता हूं, उसमें हम कॉन्टिनेंट्स भी पढ़ते हैं, उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जो सवाल है वो ह्यूमन ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी सारे जगहों से आते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस तो कमीशन ने एक सिलेबस प्रपोज किया हुआ है और उसी सिलेबस के तहत कमीशन आपसे सवाल आज तक पूछ चुका है। तो जब हम अपनी तैयारी भी करें मेंस को लेके तो मैं आपको सिलेबस के मुताबिक बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कहां पे एनसीईआरटी किन एरियाज में काम नहीं आती है और उन एरियाज को कैसे फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, तो उसी तहत हम लोग देखते हैं कि कमीशन ने मेंस के GS1 के अंदर हमारी ज्योग्राफी है, तो जो GS1 में ज्योग्राफी आती है उस ज्योग्राफी को जनरली जो एनसीईआरटी हमें अप्रोच करनी है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th। 9th क्लास की एनसीईआरटी एंड 11th क्लास की एनसीईआरटी को मिला के बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप इसके नीचे लिख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्लास 10th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी को मिला के बोला जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। 11th क्लास की एनसीईआरटी में 2 एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी प्रीलिम्स तक हेल्प करती है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के बेसिक फंडे दिए हुए हैं। तो वो एनसीईआरटी हमारे मेंस में काम नहीं आती है। दूसरी तरफ 11th में जो दूसरी एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये एनसीईआरटी हमारे मेंस में बहुत हेल्पफुल होती है। 12th क्लास के अंदर 2 एनसीईआरटी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी प्रीलिम्स तक के लिए थी, मेंस में काम नहीं आती। मेंस में जो काम आती है उसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं थी मेंस को लेके, तो वो इन एनसीईआरटी के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 9th क्लास, 11th क्लास और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए क्लास 10th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ऑलराइट, ये तो हो गई एनसीईआरटी की बात। अब देखेंगे सिलेबस कमीशन ने कैसे प्रपोज किया। अगर फर्स्ट पार्ट देखें GS1 के अंदर एक कमीशन ने सिलेबस दिया, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज अ यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। ये एक बहुत वेग स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के तहत अब इन्होंने सी को एलैबोरेट किया है। इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब है एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो इन्होंने बोला है एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। सी द वर्ड स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। ये जनरली शब्द हम लोगों को इतना डिटेल और विस्तार में नहीं पता होता। इसका मतलब समझिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक शब्द है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर है किस प्रकार से हिंदुस्तान पूरा रॉक टाइप से बना हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ये हम अपने करिकुलम में मेंस के अंदर भी कराते हैं कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर इंडिया का दे रखा है। ऑलराइट, दूसरा है रिलीफ ऑफ इंडिया। रिलीफ का मतलब होता है कि इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। ये जो सारा पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू एक पार्ट है, इस सबको बोला जाता है रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, कि इंडिया की फिजियोग्राफी किस प्रकार से दिखती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। रिलीफ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई हिमालयाज कैसे बने, आइलैंड्स कैसे बने, कोस्टल प्लेन्स कैसे बने और डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना। तो ये सिंपल रिलीफ से आए हैं। स्ट्रक्चर से आज तक क्वेश्चन नहीं आया। जिस प्रकार से कमीशन अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग रॉक टाइप भी आए, जो हम अपने कोर्सेज में पढ़ाते भी हैं। आर्कियन, धरवाड़, कडप्पा रॉक सिस्टम, आर्यन रॉक सिस्टम, ये सारे रॉक सिस्टम हमारे स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। सेकेंडली, जब हम कहते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स का एक और मतलब होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के क्लाइमेट में हम देखते हैं कि इस प्रकार से सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, रेनफॉल के पैटर्न्स हैं, ड्राई सीजन्स हैं। तो ये सब आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के तहत, जिसपे हर साल ऑलमोस्ट एक सवाल आ चुका है। थर्ड एस्पेक्ट होता है ड्रेनेज ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ड्रेनेज का मतलब होता है किस प्रकार से ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, किस प्रकार से नदर्न और सदर्न इंडिया की रिवर्स है, किस प्रकार से हमारे पास इतने सारे रिवर रिजीम्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है। ये सब ड्रेनेज ऑफ इंडिया में आते हैं। प्रीलिम्स में जो हम पढ़ते हैं वो होती है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच रिवर और डैम्स उन रिवर्स के ऊपर। ठीक है, उन रिवर का माउथ कहां पे है, ओरिजिन कहां पे है, लेंथ कहां पर है, कौन सा शहर उनके बैंक में है। ये फैक्चुअल प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन है। कॉन्सेप्चुअल लेवल मेंस में पूछा जाता है। लास्ट पार्ट
फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में है इंडिया का सॉइल टाइप क्या है और उस सॉइल पे वेजिटेशन क्या है। इन चारों टॉपिक को मिला के बोला जाता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो उसी तहत अगर आप देखेंगे सॉइल जो है ये रॉक टाइप से डिस्कवर होती है, रॉक टाइप से निकलती है। तो अगर आपको सॉइल के बारे में रॉक के बारे में पता है तो आप सॉइल के बारे में आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको क्लाइमेट की समझ है तो आपको वेजिटेशन की भी समझ हो जाएगी। तो मींस क्लाइमेट और वेजिटेशन आपस में कोरिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। पिछले 4 वर्षों में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से टोटल 12 सवाल आ चुके हैं। तो मींस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम इसी लिस्ट में जाएं तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैंने आपको बताया था हमें पढ़नी है 9th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी हमें हेल्प करेंगी। हाँ, ऐसा ना सोचे कि सारे सवाल एनसीईआरटी से आएंगे मेंस में। दूसरी बात, अब हम दूसरा एस्पेक्ट है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये सारे के लिए हम लोगों ने पढ़नी है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये यहां से पढ़ाएंगे। अब इसके अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन प्लस पॉपुलेशन के साथ हमेशा सेटलमेंट पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों जो एरियाज हैं ये आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जिसको पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ने हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेसी पॉपुलेशन का ही एक कॉम्पोजिशन है जिसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, हेल्थ एक्सपेक्ट क्या है, उनका पैसा कितना है, उनके पास पढ़े लिखे कितने हैं बोलो। ऑलराइट, ऐसे ही सेटलमेंट के अंदर है विलेजेस एंड टाउन्स इन इंडिया। एक टॉपिक है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं बहुत नए और पॉलिसीज के ऊपर। इसलिए ये वाले एरियाज में जो आप कन्वेंशनली अपनी एनसीईआरटी में पढ़ोगे वो बहुत हेल्पफुल नहीं होगा। इन एरियाज के जो सवाल आएंगे वो करंट रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड आते हैं। तो एनसीईआरटी में हमें अप्रोच करना आना चाहिए। अगर मेंस को देखेंगे तो एनसीईआरटी कितनी हेल्पफुल होगी वो हम देख लेते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के लिए एनसीईआरटी काफी हद तक हेल्पफुल है। जो सवाल आ चुके हैं वो काफी कुछ सवाल एनसीईआरटी से आंसर हो जाते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सेटलमेंट काफी हद तक एनसीईआरटी से आंसर हो जाता है। बट व्हेन इट्स कम टू ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज एनसीईआरटी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। पॉलिसी के ऊपर सवाल है जो एनसीईआरटी में कुछ लेवल पे मिसिंग हो जाता है। सेकेंडली, अब ज्योग्राफी का दायरा जब हम लोग अप्रोच करते हैं तो हमें पता है कि ज्योग्राफी का दायरा काफी ज्यादा बड़ा है। उसी तहत एक जीएस 3 के अंदर 2 एरियाज है जिनको बच्चे नजरअंदाज करते हुए एग्जामिनेशन में जाते हैं। वो एरियाज है एग्रीकल्चर एंड एनर्जी ऑफ इंडिया। आप हैरान होंगे ये जान के कि जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जहां से ज्योग्राफी में पिछले 4 साल में 12 सवाल आए जो मैक्सिमम है, उतने ही सवाल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से आ चुके हैं जो कि 12 सवाल है। तो अगर आप ज्योग्राफी को 1 और 3 दोनों को कवर करके चलोगे तो आप देखोगे ज्योग्राफी अकेला 150 नंबर का कंपोनेंट है। तो इतने बड़े कंपोनेंट को हम छोड़ के जाना या थोड़ा सा वीक रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर के ये जो एरियाज हैं ये ज्योग्राफी में हम लोग क्लासेस में भी पढ़ाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि यहां से डायरेक्टली सिलेबस वाइज वर्बेटिमली क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। सेम ऐसे ही एक टॉपिक है एनर्जी ऑफ इंडिया जहां हर साल 2 सवाल पूछे गए हैं और आप पिछले 4 साल में देखोगे तकरीबन 8 सवाल एनर्जी ऑफ इंडिया से आ चुके हैं। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा सिलेबस है और हर साल 2 क्वेश्चन इंश्योर होते हैं। और ये दोनों ही आपकी एनसीईआरटी कवर नहीं करती। और ये क्यों नहीं कवर करती? क्योंकि ये जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी में मिसिंग है। ये प्योरली पॉलिसी लेवल के ऊपर क्वेश्चन है। पॉलिसी का मतलब है कोई भी स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम, उन सबको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को लेके। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी कवर नहीं करती। तो अगर इनको अप्रोच भी करना है तो हमने नए तरीके से अप्रोच करना है। ऑलराइट, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये समझने में हेल्प करता है कि हमने एग्जामिनेशन को जो सेट कर रहे लोग उनके माइंड के अंदर कैसे एंटर करें और कैसे एंटिसिपेट करें अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आंसर राइटिंग सेशन जिन लोगों ने इस साल एग्जामिनेशन देना है या जिन लोगों ने अगले साल एग्जामिनेशन देना है, उन दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ऑलराइट, इसमें हम बेसिक ये बता दिया फ्रेमवर्क वाइज कि ज्योग्राफी में कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अब आंसर राइटिंग की क्या टेक्निक है, किस आंसर को कैसे अप्रोच करना है, वो सारी बातें बताई हुई है। चलो जी, तो अब हमें ज्योग्राफी को कुल मिला के
हमने जो सेशंस लेने हैं, टोटल मैंने 5 सेशन लेने हैं ज्योग्राफी में। पहली जो आज की क्लास है इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को मैं डिस्कस करूंगा, 3 सवाल आज डिस्कस करेंगे। टोटल मैं 5 सेशन के अंदर कोशिश करूंगा रोजाना 3 सवाल मिनिमम, और संभव हो पाए तो 4 सवाल भी पिक करूंगा। तो 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा लूंगा। तो इन क्वेश्चन से आपको काफी फेयर, यू विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि कैसे हम आंसर राइटिंग को अप्रोच करें और किन एरियाज में थ्रस्ट रखें ताकि ज्योग्राफी में स्कोर को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो एक क्लास में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दूसरी क्लास में हम लोग करेंगे रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, ये दोनों मिला के दूसरी क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तीसरी क्लास में हम कवर करेंगे पॉपुलेशन इन सेटलमेंट में आए हुए पिछले 4 साल में 3 से 4 सवाल हम लोग इसमें भी कवर करेंगे। एनर्जी अपने आप में इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें पूरी एक डेडिकेटेड क्लास लगेगी। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल डिस्कस हो ताकि आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट चला जाए। 5वें नंबर पे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का पूरा एक क्लास दिया जाएगा जिसमें 4 से 5 सवाल मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि यू विल गेट टू नो कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर को आज तक अप्रोच किया गया था और किस प्रकार से हमने इसमें आंसर लिखने हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे नेक्स्ट 5 क्लास की रूपरेखा फ्रेमवर्क आपके सामने मैंने रखा। Moving to the very first question of the day, these are the 3 set of questions which we will be discussing today. Number first, compare the east flowing and west flowing rivers of peninsular India. बहुत सरल सवाल है, ये आप जनरली सवाल देखते भी है, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इस सवाल को अप्रोच करने के लिए हमने 4 नंबर में कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। बहुत बड़ा सवाल है, आश्चर्यचकित की बात है, प्योरली एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दी हुई है और एक्सप्लेन की हुई है। 20 नंबर का सवाल है, इसमें हमें कैसे लिखना है। तीसरा सवाल, हाईलाइट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। लास्ट ईयर का सवाल है, 8 मार्क्स में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो 3 सवाल है ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चिंता ना कीजिए, इस वीडियो को बनाते हुए नोट्स नहीं बनाने हैं, A4 शीट में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। इसकी जो डिटेल्ड फाइल है, सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डिटेल में। ये सॉल्यूशन फाइल मैं PDF के द्वारा टेलीग्राम में, या ये सॉल्यूशन फाइल हमारा जो एक और वेबसाइट है जिसका नाम मैं यहाँ आपको मेंशन कर देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं civilstaphimachal.com। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, आप चाहें तो यहाँ अपना आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं हर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग, ताकि आपके आंसर्स एक दूसरे से पीयर टू पीयर रिव्यू हो जाए और मॉडल आंसर आपके पास हो, ताकि एटलीस्ट यू विल गेट अ मोटिवेशन कि रोज हमने 3 आंसर लिखने हैं। अगर आप रोज 3 आंसर लिख रहे हैं और ये हमारा 2.5 महीने का सेशन है, एटलीस्ट यू विल बी एंडिंग अप राइटिंग 200 to 250 गुड आंसर्स। तो अगर आप इतनी आंसर राइटिंग एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे साथ यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट पे, तो काफी आपके आंसर राइटिंग का एक बेस बन जाएगा और अगले साल के लिए आपको एक टेक ऑफ मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है इन आंसर राइटिंग सेशन को स्टार्ट करने का, ताकि आपको जो मोटिवेशन की कमी आती है आंसर राइटिंग में और लगातार आपको लगता है कि कोई आंसर को इवेल्युएट कर ले, आपको फीडबैक दे दे, मॉडल आंसर दे दे, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इस तरह के आपके कंसर्न्स जो है एड्रेस हो जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द कंपेयर ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो देखो, सिंपल पेनिनसुलर इंडिया की बात करी है। अब ये 4 नंबर का सवाल है, स्पेस 4 नंबर में याद रखिए कि हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन है, हमें ज्यादा से ज्यादा आधा पेज मिलेगा हायर साइड पे जिसके दोनों साइड मार्जिन है। तो इफेक्टिवली पेज की अवेलेबिलिटी और आई वुड से स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ज्योग्राफी के आंसर के साथ क्या एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कि ज्योग्राफी के आंसर में वो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ज्योग्राफी के आंसर में जो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप लिखते जाइए ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी आप लोगों ने लिखनी है, ये चीजें आप लिखते जाइए। ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर फेच होंगे। दूसरी बात, आप जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाएंगे ज्योग्राफी में उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट। मोर ओवर, इफ पॉसिबल फॉर यू, यू कैन कन्वे योर आइडिया इन फ्लो चार्ट। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आइडिया फ्लो चार्ट में ही लिखना है, हो तो बेहतर है, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कई लोग फोन करके मेरे को कहते हैं कि सर फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में आंसर कैसे लिखे। हर आंसर फ्लो चार्ट में नहीं लिखा जा सकता, हर सब्जेक्ट के अलग तरीके हैं आंसर के, हर क्वेश्चन का अलग तरीका है आंसर को लिखने का। तो हर आंसर को फ्लो चार्ट में नहीं लिखा जा सकता, और फ्लो चार्ट केवल एक छोटा सा पार्ट होता है आंसर राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का। तो मींस फ्लो चार्ट सब कुछ नहीं है, हाँ एक छोटा सा अंग है आंसर राइटिंग का, तो उसको उसी तरीके से देखना है।
फिर दूसरा, हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जाम्पल नीडेड है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें डेटा रिक्वायर्ड है। तो ये ज्योग्राफी में डेटा और एग्जाम्पल बहुत चलते हैं। ठीक है, मैं आप आगे वाले आंसर्स में आपको बताऊंगा किस प्रकार से डेटा और एग्जाम्पल काम आने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलो, बहुत सरल सवाल, 4 नंबर का सवाल है। बेस्ट तरीका है इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दो जैसे छोटी क्लास में हम दो स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करते थे। तो ये सवाल भी कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो इस फॉर्मेट से। तो आप लिखो वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका आंसर जो है हमने गलत उठा लिया है। ये हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया है। ये कंपेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन और आंसर मिसमैच हो गया। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को कंपैरिजन ड्रॉ करने को बोला है। तो कंपैरिजन के तहत हम बोलते हैं जो ईस्टर्न घाट है, हम टेक्निकल वर्ड में बात करेंगे तो हम बोलेंगे जी ईस्टर्न घाट जो है वो हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस इन कैरेक्टर है, दे आर रेजिडुअल हिल, ये ज्योग्राफिकल भाषा है। दे आर रेजिडुअल इन कैरेक्टर, दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस इन कैरेक्टर। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेजिडुअल है मींस उनकी ऊंचाई कम है, तो हम बोलेंगे जो उनकी हाईएस्ट पीक है जिंडागढ़ा वो खुद ही 1690 मीटर की है। लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, वो अलग अलग नाम हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि किस हिसाब से तमिलनाडु के अंदर नगारी है, जावेडी है, पालकोंडा है, और हम देखते हैं कि इतने सारे हिल्स आंध्र प्रदेश में है ना, नल्ला मल्ला हिल्स है, पालकोंडा रेंज है, ये सारी जो रेंजेस है दीज आर वेरी वेरी डिसकॉन्टिन्यूअस इन कैरेक्टर। तो रेजिडुअल है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, स्टेटमेंट के साथ सपोर्ट करो। साथ साथ आप उसमें बताओ कि जो इनकी चौड़ाई है वो चौड़ाई भी घटती रहती है, और ये जो हिल्स हैं इनके अगर आप स्टेट मेंशन करोगे तो आप इनके स्टेट के साथ बता सकते हो कि उड़ीसा से लेके हमारे ये तमिलनाडु के कोस्ट तक जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के साथ कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन से स्टेट से हैं। तापी रिवर के माउथ से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बोलती है, और केरला तक जा रहे हैं। दे आर हायर इन एलिवेशन। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप इनकी हाईएस्ट पीक लिखेंगे कि एनामुडी इज देयर हाईएस्ट पीक, और उसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 2700 मीटर के आसपास जाती है। ये कौन कौन से स्टेट में आ रहे हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। ये मोस्टली कॉन्टिन्यूस है, एक्सेप्ट इनमें कुछ छोटे छोटे घाट्स हैं। घाट्स का मतलब है गैप्स है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट इसमें से सबसे ज्यादा मुख्य घाट्स हैं, तो ये इनके बारे में लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इन 4 मार्क्स। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए अगर स्पेस अलाउ करे, जस्ट मार्क माय वर्ड, अगर स्पेस अलाउ करे तो छोटा सा इंडिया का मैप बना लीजिए जिसमें आप वेस्टर्न घाट को कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए, ईस्टर्न घाट को डिसकॉन्टिन्यूस दिखा लीजिए, यहाँ पे जिंडागढ़ा आंध्र प्रदेश में शो कर लीजिए, यहाँ पे अनायामुडी शो कर लीजिए। तो ये हम लोग कर सकते हैं छोटा सा मैप बना के, ताकि आधा नंबर ही एक्स्ट्रा हमें फेच कर ले। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट इज, अगर आप हर सवाल में आधा नंबर एक्स्ट्रा फेच करते हो, 28 सवाल आते हैं। अगर आपने एक पेपर में 14 नंबर एक्स्ट्रा फेच किए, 14 नहीं भी किए तो 10 एक्स्ट्रा फेच किए, इनटू 3 जीएस के पेपर है, तो आप 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आए हो। 30 मार्क्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आपकी रैंक 19 से लेकर रैंक फर्स्ट के बीच में पूरी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 30 मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस हर क्वेश्चन में आधा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनटू जो है 28 होने वाला है। ऑलराइट, तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी बेसिक इन कैरेक्टर। सेकंड क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कैसे हमने 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन है तो लाइन ड्रॉ करके कंपेयर कर लो और एक छोटा सा उसके अंदर डायग्राम बना लो। डायरेक्ट पॉइंट लिखने हैं, कोई लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। जहां फैक्ट्स डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, वहां पे डेटा डालेंगे और डायग्राम डालेंगे। सिंपल फंडा। सेकंड पार्ट, हाईलाइट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है कि मॉनसूनल रेनफॉल के क्या हमारे पास कैरेक्टर आते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स है। पहले आप बताओगे कि जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, क्योंकि ज्योग्राफी का सवाल है। 8 नंबर में पूछा गया है, थोड़ा सा आप उसमें इंट्रोडक्शन दो। 4 नंबर में मैंने अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन मिसिंग है, क्योंकि 4 नंबर में ना तो स्पेस है ना टाइम है इंट्रोडक्शन लिखने का। लेकिन 8 और 20 नंबर में इंट्रोडक्शन ना लिखना मतलब आपने क्राइम कर दिया वहां पे। तो इट इज अ सिन इन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप 8 और 20 नंबर में इंट्रोडक्शन को हर क्वेश्चन में मिस कर रहे हो, कोशिश करो चाहे 3 लाइन का हो, इंट्रोडक्शन हमेशा होना चाहिए। उसी इंट्रोडक्शन के तहत आपने देखा कि मॉनसूनल रेनफॉल इसमें कीवर्ड है, तो इसी को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलो कि मॉनसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड्स। रिवर्सल ऑफ विंड हिंदुस्तान में 2 सीजन में होता है, एक है समर मॉनसून, एक है विंटर मॉनसून।
देखो मॉनसून की परिभाषा केवल आप बारिशें समझे तो वो एक नैरो परिभाषा होगी। मॉनसून का मतलब है रिवर्सल, मॉनसूनल रेनफॉल का मतलब है यहाँ पे समर्स एंड विंटर्स दोनों के बारे में बात करनी थी। तो यहाँ पे आप लिखो कि जो समर्स में रेनफॉल होती है उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर है, जो विंटर्स में रेनफॉल होती है उसके कैरेक्टर्स अलग है। मुख्य बात पे जो हमारी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, सी द वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पोरल एंड स्पेशल रेनफॉल। टेम्पोरल मींस अलग अलग समय में हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में बारिश होना, ये कैरेक्टर है। दूसरा स्पेशल, स्पेशल का मतलब है अलग अलग जगह पे बारिश होना, ये भी उसका कैरेक्टर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, स्पेस का मतलब होता है इंडिया के अलग अलग हिस्से में मॉनसून की रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जैसे मौसमराम और चेरापूंजी में तकरीबन 1100 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, जैसलमेर के अंदर 25 सेंटीमीटर से भी कम है, लाहौल स्पीति के अंदर, लद्दाख के अंदर 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है। तो यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस के टर्म्स में, मींस अलग अलग रीजन में अलग अलग रेनफॉल है। टाइम के टर्म्स में कोरोमंडल कोस्ट में सर्दियों में बारिश हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में गर्मियों में बारिश हो रही है, तो मींस अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे रेनफॉल का होना। तो इसको बोला जाता है स्पेशल एंड टेम्पोरल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। तो इसी को हम एड्रेस कर रहे हैं। अब हमने सबसे पहले लिखा जो समर मॉनसूनल रेनफॉल है, जो गर्मियों में होती है, उसके कैरेक्टर देखो। सबसे पहले उसका कैरेक्टर है कि जो रेनफॉल है वो पूरे हिंदुस्तान में होती है गर्मियों में, पूरे हिंदुस्तान में, एक्सेप्ट कहां पे नहीं होती, आपको पता है कोरोमंडल कोस्ट में नहीं होती, क्योंकि यहां पे जो ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, उसका रेन शेडो एरिया बन जाता है, एरिमियन ब्रांच का रेन शेडो एरिया बनता है, तो यहां पे रेनफॉल नहीं होती। दूसरी तरफ जो हिमालयाज हैं, इनके पीछे वाली जो रेंजेस हैं, झांसकर रेंज है, यहां पे रेनफॉल नहीं होती, जिसकी वजह से झांसकर और लद्दाख में रेनफॉल नहीं होती, जिसकी वजह से लद्दाख एंड लाहौल एंड स्पीति के अंदर रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि ये हिमालयाज के रेन शेडो एरियाज है। तो उसकी वजह से गर्मियों में दो जगहें हैं जहां हिंदुस्तान में बारिश नहीं होती। यही तो फीचर्स है रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल के, और यही फीचर है समर मॉनसूनल रेनफॉल के। दूसरी तरफ समर मॉनसून में जो बारिश होती है वो पूरे हिंदुस्तान में अगर 119 सेंटीमीटर की बारिश है तो 80% ऑफ दिस रेनफॉल occurs in the month of monsoon, which summer monsoon, which is generally considered as the time frame between the, अगर आप देखेंगे 120 दिन का टाइम फ्रेम है, मिड जून से मिड सितंबर तक ये टाइम शुरू हो जाता है, सॉरी 1 जून से मिड सितंबर तक। 1 जून क्यों? क्योंकि केरला के कोस्ट के पे 1 जून को रेनफॉल हिट हो जाती है और यहाँ पे मानसून 1 जून को आ जाते हैं। लेकिन आपके हिमाचल के अंदर या चंडीगढ़ में आते आते 1 से 15 जुलाई लग जाती है। तो अलग अलग स्पेस में अलग अलग टाइम पे रेनफॉल हो रही है। ऑलराइट, इसको बोला जाता है स्पेशल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। दूसरा कैरेक्टर क्या है? जब ये रेनफॉल विंड्स साउथ टू नॉर्थ जाएंगी तो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी। तो इनका कैरेक्टर क्या है? द क्वांटम ऑफ रेनफॉल विल डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मोर ओवर द क्वांटम ऑफ रेनफॉल विल डिक्रीज फ्रॉम, यू वुड से, ईस्ट टू वेस्ट। तो मींस गंगेटिक वैली में जहां बे ऑफ बंगाल है, जहां पे वेस्ट बंगाल है, जहां बिहार है, जहां यूपी है, वहां ज्यादा बारिश होगी एज कंपेयर टू चंडीगढ़, एज कंपेयर टू पंजाब, एज कंपेयर टू हरियाणा एंड राजस्थान, बिकॉज द रेनफॉल विंड्स विल गेट ड्राई। तो इस तरह से हम रेनफॉल को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ऑलराइट, sorry, I just caught up with a very severe cold this time. चलो, दिस इज अगेन अ कैरेक्टर ऑफ अवर सीजन कि यहाँ पे सीजन के ट्रांजिशन के टाइम पे इस तरह का कोल्ड बहुत प्रिवेलेंट है इंडिया के अंदर। इट्स अ वेरी रैम्पेंट फिनोमिना। चलो, कमिंग टू द अनदर पार्ट, तो हम यही बता रहे हैं कि 80% रेनफॉल जो है इस टाइम फ्रेम में होती है, जिसको समर मॉनसून बोला जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो इनको मैंने बोल्ड क्यों किया है? देखो, आंसर राइटिंग में मार्क्स फेच करने के लिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टाइप से अंडरलाइन करने के मैं तरीके बता रहा हूं। बोल्ड का मतलब है आप इन एरियाज को अंडरलाइन कर सकते हो ताकि आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा शो ऑफ करो। शो ऑफ यहाँ पे राइट वर्ड नहीं होगा, वर्ड होगा कि ताकि एग्जामिनर आपकी नॉलेज के जो राइट कीवर्ड्स है उनको एकदम से आइडेंटिफाई करके आपके आंसर को क्विकली देख ले और पता चल जाए आप कहां पे स्ट्रेस डाल रहे हो ज्यादा। ऑलराइट, इसी में थर्ड एक एस्पेक्ट है कि जो मैंने आपको बताया था कि साउथ टू नॉर्थ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन घट रहा है, ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन घट रहा है।
तो उस बात को लिख सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी लिख सकते हैं, इसको हम वैसे बोल्ड में लिखना चाहिए था। हिंदुस्तान में जब रेनफॉल स्टार्ट होती है तो 1 जून को एब्रप्टली स्टार्ट होती है। एब्रप्टली स्टार्ट होने का मतलब है अचानक से रेनफॉल आ जाएगी। तो ये अचानक से रेनफॉल के आने को बोला जाता है बर्स्ट ऑफ इंडियन मानसून, समर मानसून या बर्स्ट ऑफ रेनफॉल सीजन। अचानक से आ जाना, एब्रप्टली आ जाना। ऑलराइट, तो इस चीज के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बर्स्ट। तो ये एक कैरेक्टर लिख सकते हो कि अचानक से बारिशें शुरू हो जाती है सर्दी गर्मियों के महीने में। एक आप कैरेक्टर लिख सकते हो कि ब्रेक इन मानसून। ब्रेक का मतलब है, अगर आप देखोगे रेनफॉल का एक कैरेक्टर है कि जो रेनफॉल है वो लगातार कॉन्टिन्यूस नहीं है 3 महीना। 3 दिन बारिश होगी, 10 दिन बारिश नहीं होगी, 3 दिन बारिश होगी, 1 हफ्ता बारिश नहीं होगी। तो ये जो स्पेल में रेनफॉल हो रही है, जो ब्रेकडाउन है रेनफॉल का, इसको बोला जाता है ब्रेक इन रेनफॉल। इसके अलग अलग कारण हैं जो यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि अचानक से जब इतनी बारिश होती है तो टेम्परेचर डिप होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर सेल जो नॉर्थ इंडिया में बना है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून की विंड्स को वो खींच नहीं पाता। तो दोबारा से 1 हफ्ते 10 दिन की गर्मी पड़ती है, फिर से लो प्रेशर डेवलप होता है, फिर से मानसून की विंड्स उस लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है ब्रेक इन मानसून। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ समर मानसून। When we comes to Indian winter monsoon, तो winter monsoon is also known as, you know the word, retreating monsoon, वापस जाते हुए मानसून। तो retreating monsoon भी बोला जाता है। retreating monsoon का कैरेक्टर लिखो। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखो, जो इन्होंने मानसूनल रेनफॉल के कैरेक्टर पूछे तो आप बोलो कि विंटर्स के अंदर मानसूनल रेनफॉल बहुत कम होती है, पूरा हिंदुस्तान ऑलमोस्ट ड्राई होता है एक्सेप्ट अवर कोरोमंडल कोस्ट। क्योंकि यहाँ पे विद द चेंज इन सीजन, अगर आप देखोगे विंटर्स के अंदर रेनफॉल की एयर का जो सर्कुलेशन है कुछ इस तरह से है, जिसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट पे बारिशें हो जाती है। तो उसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट पे जो बारिशें होती हैं उसको बोला जाता है कि वहां विंटर्स में बारिश होती है। कोरोमंडल कोस्ट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द कावेरी बेल्ट, द कावेरी रिवर डेल्टा एंड द गोदावरी डेल्टा, ऑल द एंड द कृष्णा डेल्टा, द बेल्ट बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर। तो दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे बारिशें होती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर्स। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। तो दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो इस चीज को बोला जाता है, ये विंटर मानसून के कैरेक्टर्स है, विंटर मानसूनल रेनफॉल के कैरेक्टर है। तो ये सवाल में एक्सपेक्टेशन थी, हैवी सवाल था, कॉन्सेप्चुअली टफ था ये सवाल। ऑलराइट, जिसकी डिटेल इन डेप्थ स्टडी होगी। ये क्यों मैंने बताया कि इस तरह की नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट होती है, एनसीईआरटी में दे रखा था, आपने डिराइव करना था इसको कैसे। ये डायग्राम, सॉरी इसमें डायग्राम मिसिंग हो गए, मैं अपनी डिटेल जो पीडीएफ है उसके अंदर डायग्राम डाले हुए हैं। तो ये डायग्राम आपको देखने में हेल्प करते कि किस प्रकार से मॉनसूनल रेनफॉल हिंदुस्तान के अंदर हर सीजन में रिवर्स होती है, उनके ऊपर प्रेसिपिटेशन लेवल हर सीजन में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। 20 नंबर का सवाल है, हैवी क्वेश्चन है। तो अब 20 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले क्या होगा, इसका एक बहुत सलीके से इंट्रोडक्शन होगा, इसके अंदर एक मेन बॉडी पार्ट होगा, जिसके अंदर ये सारा जो पार्ट है ये बॉडी पार्ट है, फिर इसके अंदर एक कंक्लूजन होगा। तो ये इस क्वेश्चन से डिमांडेड है। दूसरा, ये 20 नंबर का सवाल है, स्पेस की कमी नहीं है, डायग्राम के बिना बात नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन में जो डायग्राम नहीं बना रहा वो आराम से अपने 2 से 3 नंबर घटा रहा है, तो डायग्राम बनेगा। इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहा तो नंबर घट रहे, अगर कंक्लूजन नहीं लिख रहा तो नंबर घट रहे। तो इस तरह से इन सारे चीज के नंबर 20 नंबर के क्वेश्चंस में ये सारे एरियाज को बहुत ध्यान दिया जाता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो अब सबसे पहले कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इंडियन क्लाइमेट में हम क्या लिखेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियन क्लाइमेट को। हम बोलेंगे इंडियन क्लाइमेट जो है, पहले इंडियन क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट का मतलब होता है जहां 35 साल से ज्यादा एक टेम्परेचर को देखेंगे, हम प्रेसिपिटेशन को देखेंगे, वेदर को स्टडी करेंगे और उससे एक एवरेज पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट हिंदुस्तान का है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट मल्टीपल फैक्टर की कारण है, वो मल्टीपल फैक्टर आपके समक्ष है। तो हम एक एक करके इन फैक्टर्स को लिखेंगे, इनको समझाएंगे और जिस फैक्टर पे जरूरत पड़ेगी एक छोटा सा डायग्राम अटैच करेंगे, क्योंकि जगह की कमी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर अब ये हो गया इंट्रोडक्शन, फिर आ गया बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम बताएंगे कि सबसे फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड। तो हम बोलेंगे हिंदुस्तान के अगर आप लोकेशन देखोगे पूरे वर्ल्ड मैप में, तो आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, लैटिट्यूड वाइज हम इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है और 37 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर है। तो ये जो रेंज है इसको बोला जाता है हमारा थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के गया,
तो हमारा जो सदर्न इंडिया वाला पार्ट है वो बेसिकली हमारा ट्रॉपिकल है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। उसके ऊपर वाला पार्ट हमारा वार्म टेम्परेट, अब ज्योग्राफिकल शब्द है वार्म टेम्परेट, जिन लोगों ने नहीं सुना वो लिख लीजिए, वार्म टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जहां पे चंडीगढ़ में हम लोग बैठे हैं, जहां हिमाचल में आप लोग बैठे हैं। तो लैटिट्यूड वाइज दिस इज दिस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। तो लैटिट्यूड कंट्रोल कर रहा है हमारे क्लाइमेट पे कि चेन्नई वाले का क्लाइमेट अलग है, मेरा क्लाइमेट अलग है। दूसरा फैक्टर क्या कंट्रोल कर रहा है, दूसरा है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन देखो कैसे कंट्रोल करें। मैंने जैसे कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते तो हमें पता है दिस इज द तिब्बतन प्लेटू एंड हिमालयन माउंटेन, जो सर्दियों में जेट स्ट्रीम को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। इन हिमालयन माउंटेन्स की वजह से ही समर्स जो विंटर्स है हमारी वो होती हैं ड्राई, बिकॉज ऑफ दीज मॉनसून क्लाइमेट और दीज हिमालयास। सेकेंडली अगर हम देखते हैं इसी के अंदर कि इन हिमालयास की वजह से ही विंटर्स में साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हम तक नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज ऑफ दीज हिमालयास। तो हम बोलते हैं इन हिमालयास की वजह से एक ठंडी हवाएं साइबेरिया से हिंदुस्तान तक नहीं आती। दूसरी बात, जो हमारी मॉनसूनल रेनफॉल है वो हिमालयास नहीं होते तो मॉनसून की विंड्स चाइना में चली जाती, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान एक कोल्ड डेजर्ट होता। सीधी वर्ड, हिंदुस्तान एक कोल्ड डेजर्ट होता अगर हिमालयास नहीं होते। तो वी नीड हिमालयास ताकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दियों में ना आए, गर्मियों में मॉनसून विंड्स लीक आउट ना हो जाए, तो इसलिए वी नीड हिमालयास। तो इस तरह से हिमालयास हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करें। सेकेंडली हिमालयास हमारे अपर एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जो जेट स्ट्रीम, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है और मेरे साथ ज्योग्राफी लगाई है तो आपको पता है एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। इस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से हिंदुस्तान में गर्मियों में साउथ वेस्ट मॉनसून आते हैं। तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती ही तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयास की वजह से है। अगर तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयास नहीं होते, ये जेट स्ट्रीम डेवलप नहीं होती, ये जेट स्ट्रीम नहीं होती, तो मॉनसून हिंदुस्तान में नहीं आते गर्मियों में। तो मींस इन हिमालयास की वजह से हमारा अपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम करेक्टेड है। तो ये हमने लिखना है। ऑलराइट, रोल ऑफ हिमालयास। तो रोल ऑफ हिमालयास क्लियर। इसी रोल ऑफ हिमालयास के साथ ही इंटर रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न अपर सरफेस एंड अपर एयर सर्कुलेशन विंड्स। थर्ड फैक्टर जो हमारे क्लाइमेट को गवर्न करता है वो होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है, आपको पता है कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर डिप होगा। इसलिए जहां आप लोग शिमला में बैठे हैं, डलहौजी में बैठे हैं, लाहौल स्पीति में बैठे हैं, तो आपका ऑल्टीट्यूड डिफरेंट है, मेरा चंडीगढ़ का ऑल्टीट्यूड डिफरेंट है। तो उसकी वजह से चंडीगढ़ में गर्मियां ज्यादा है, सर्दियां कम है। आपके वहां सर्दियों में बर्फ गिरती है और हमारे वहां नहीं गिरती। तो ये ऑल्टीट्यूड की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड एक फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को गवर्न करता है। एक फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है जो एरिया समुद्री तट के किनारे होंगे वहां पे जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा कोस्टल क्लाइमेट होगा, जहां ह्यूमिडिटी हाई है, बारिशें ज्यादा है। मेरे जैसे जहां हमारे लैटिट्यूड है, जो दिल्ली है, जो चंडीगढ़ है, जो इंटीरियर में है, समुद्री तलहटी से दूर है, वहां पे बारिशें कम होंगी। इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, की ड्राइनेस बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के क्लाइमेट को गवर्न करेगा। कुछ एरिया सी के नजदीक है, वहां का अलग क्लाइमेट होगा, जो दूर है वहां अलग होगा। अब इस स्टेटमेंट को समझते सब है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें एग्जाम्पल डालेगा, मैंने सबसे पहले बोला था आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में, अभी जब मैंने बताया था, तो डेटा डालो, एग्जाम्पल डालो, डायग्राम डालो। इन सारी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे डायग्राम्स डालो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कोट करो। आप डिस्टेंस फ्रॉम द सी में डालो कि कोलकाता में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मुंबई और चेन्नई में ज्यादा है, दिल्ली में कम है क्योंकि दिल्ली का डिस्टेंस ज्यादा है, चंडीगढ़ का डिस्टेंस समुद्री से ज्यादा है। ऑल्टीट्यूड में आप एग्जाम्पल कोट करो अपने शिमला और चंडीगढ़ के बीच के डिफरेंसेस को। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ, लैटिट्यूड में एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग ट्रॉपिकल क्लाइमेट व्हाइल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग सब ट्रॉपिकल एंड द वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ऑलराइट, तो वी आर सपोज्ड टू कोट एग्जाम्पल ताकि हम अपनी स्टेटमेंट को बैक कर पाए डेटा के साथ। समझ गए? तो 20 नंबर के सवाल में ये एक्सपेक्टेशन होती है। सवाल कठिन नहीं है, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम, दिस इज द ज्योग्राफी क्वेश्चन। तो एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नाम लिखो, आप सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नाम लिखो। तो जेट स्ट्रीम शब्द सुनना चाहता है क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट पार्ट इज
वेस्टर्न साइक्लोजिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये भी हमारे क्लाइमेट को गवर्न कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो सर्दियों में बारिश हो रही है पर्टिकुलरली इस हिस्से के अंदर, ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण, और जिसकी वजह से विंटर राबी क्रॉप हमारी चलती है। मोreover वी आर हैविंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्दियों के टाइम पे हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया में रीट्रीटिंग मॉनसून है, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर पुश्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारे क्लाइमेट को गवर्न कर रहा है, पर्टिकुलरली दी पेनिनसुलर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो ईच फैक्टर should be backed by our data and example, and if possible for you you can quote these type of pictures। देखिए ये पिक्चर्स मैंने बनाई है, समर मॉनसून में जो सरफेस विंड्स है उनके ऊपर डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। आप डायग्राम बना सकते हो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम को आप दिखा सकते हो। तो दीज आर द डायग्राम्स व्हिच एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमने 3 लेक्चर को कवर किया। क्लास ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि शुरू के 20 मिनट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट behind the discussion of previous year question and particularly how we are supposed to approach geography from the perspective of mains, उसके ऊपर थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। अदरवाइज नेक्स्ट जो सेशंस होंगे वो 15 मिनट के सेशंस होंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस को क्रिस्पली और बहुत जल्दी से डिस्कस किया जाएगा। Alright, चलो here I am closing the session for the day. Tomorrow we will be picking up we will be picking up the industries and transport of India in the tomorrow's session. Alright, thanks a lot.